सुप्रभात छात्रों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में रचनात्मक लेखन के एक महत्वपूर्ण विषय को सीखने जा रहे हैं। इस विषय से पूर्व आप लोगों ने विज्ञापन लेखन तथा पत्र लेखन इन दो विधाओं को बहुत अच्छे से सीखा, जाना, समझा और लेखन के माध्यम से भी अभ्यास कार्य किया है। आज जो विधा आप सीखेंगे वो आपके लिए बिल्कुल नवीन विधा है, लेकिन इस विधा को हम दूसरी विधाओं के साथ मिश्रित न करें तो हमारी गलतियां कम होंगी। अच्छे से जानने समझने के लिए इस वक्त देख पा रहे होंगे आप लोग, आपके स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ बिंदु दिखाई दे रहे होंगे संदेश लेखन से संबंधित। बस इसे हम बिंदु दर बिंदु आगे बढ़ते चलें, सीखते चलें, तो आप परीक्षा में एक बेहद सुंदर और बेहतरीन संदेश लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम बिंदु जो हमें दिखाई दे रहा है वो है संदेश का अर्थ व परिभाषा। तो सर्वप्रथम हम संस्कृत से यदि उत्पत्ति के हिसाब से समझें तो ये शब्द निकलता है सम धन दिश धन गुण प्रत्यय। परिभाषा कहती है किसी भी उद्देश्य से कही गई कोई बात, कहलवाई गई कोई बात या फिर लिखित और सांकेतिक महत्वपूर्ण बात ही है जिसे हम संदेश कहते हैं। शाब्दिक रूप से आप ये समझ लें, इसे कहेंगे समाचार, खबर, विचार, हाल, सूचना, मैसेज, आदेश, आज्ञा इत्यादि। इस प्रकार से हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे अब आप एक चीज जान लें अच्छे से। इससे पूर्व आपने जब विज्ञापन सुना तो वो था विशिष्ट सूचना, लेकिन जब हम संदेश की बात करते हैं तो वह है विशिष्ट जानकारी। तो इस अंतर को हम समझ लें, और जितना ज़्यादा आप इस अंतर को समझ लेंगे उतना ही आपके लेखन में भी वो चीज़ उभर कर आएगी और आप व्यवस्थित संदेश अलग तरीके से लिख पाएंगे और विज्ञापन को अलग तरीके से। अगला बिंदु जो हमें दिखाई दे रहा है वो है संदेश लेखन के प्रकार। निश्चित ही दृष्टिकोण अलग होगा तो प्रकार भी अलग होंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं प्रारूप की दृष्टि से संदेश कितने होंगे। इस आधार पर संदेश को हम दो प्रकार का गिनते हैं, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। बिल्कुल पत्र लेखन की तरह ही इसे आप जान सकते हैं। औपचारिक संदेश में हम शासकीय संदेश लिखते हैं, अर्ध शासकीय संदेश लिखते हैं या फिर अशासकीय संदेश जो कि निजी कार्यालयों के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे ही हम अनौपचारिक संदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रिय मित्रों को, सगे संबंधियों को, अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को, इनके लिए जो भी संदेश होते हैं, ये इस प्रकार के संदेशों को हम अनौपचारिक संदेश कहते हैं। तो अब इन औपचारिक और अनौपचारिक संदेशों को भी प्रयोग की दृष्टि से यदि आप देखने जाएंगे तो इनके प्रकार बदल जाते हैं। तो बात करें प्रयोग की दृष्टि से, यहाँ पे हम सबसे पहला प्रकार उठाते हैं व्यक्तिगत संदेश। नाम से जाहिर होता है व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में जो संदेश प्रसारित किए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिगत संदेश कहेंगे। अब ऐसे संदेशों में यदि मैं अनौपचारिक संदेशों की बात करूं तो आप किसी परिचित को, रिश्तेदार को कोई भी व्यक्तिगत रूप से बधाई दे रहे हैं, आप कहीं आ रही हैं, कहीं के जा रही हैं, तो इनसे संबंधित कोई सूचना, कोई जानकारी अपने किसी परिचित को देना चाहते हैं। या फिर अगर मैं औपचारिक पत्रों की तरफ जाती हूँ तो आप देर से किसी कार्यालय में जा रही हैं या जल्दी जल्दी उस कार्यालय से निकल रही हैं, तो ये संदेश वहाँ के हेड को देना है, आपको मुखिया को देना है। तो ऐसे जो संदेश होंगे ये व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं, यानी व्यक्ति से व्यक्ति का आपसी जो संदेश है वो व्यक्तिगत संदेश होगा। नंबर 2 पे जाएंगे, ये सामाजिक संदेश होते हैं। अब सामाजिक संदेश पूरी तरह से नाम से देखिए बिल्कुल जो पूरे समाज के लिए हैं, यानी एक वर्ग विशेष के लिए एक साझा संदेश होता है, कॉमन संदेश आप इसको बोल सकते हैं। तो पूर्ण रूप से समाज के कार्य करने के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए ऐसे जो संदेश होंगे वो सामाजिक संदेश के अंदर आते हैं। किस प्रकार के हो सकते हैं उसके विषयों को भी देख लें। जैसे साक्षरता का संदेश देना है, स्वच्छता का संदेश देना है, दहेज प्रथा उन्मूलन किया जाना चाहिए, इसका संदेश देना है,
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण से संबंधित कोई संदेश है, पोलियो उन्मूलन, जल बचाओ संरक्षण के लिए, है ना, पर्यावरण संरक्षण, इस प्रकार की चीज़ों को जब हम संदेश के माध्यम से सारे लोगों के बीच प्रचारित करते हैं तो ये सामाजिक संदेश कहलाते हैं। नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं पर्व से संबंधित, त्योहार से संबंधित या उत्सव से संबंधित संदेश जो होते हैं। जाहिर बात है ये संदेश भी आप व्यक्तिगत भी लिख सकते हो और सामाजिक भी रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन इसका प्रकार हो गया पर्व त्योहार उत्सव से संबंधित। अब रक्षाबंधन पे, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, होली, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, किसी भी प्रकार के उत्सव के लिए यदि आप अपने परिचितों को संदेश दे रहे हैं तो भी, और यदि आप समूह के अंदर कोई संदेश प्रसारित करते हैं तो वो भी, तो ये प्रयोग की दृष्टि से संदेश कहलाएगा पर्व त्योहार उत्सव संबंधित। नंबर 4 पे मैं जाऊंगी, ये कहलाता है शुभकामना संदेश। बिल्कुल, शुभकामना संदेश में कैसे संदेश होंगे? आप हिंदी दिवस के लिए संदेश दे रहे हैं, बाल दिवस के लिए, महिला दिवस के लिए, सैनिक दिवस के लिए, मातृ दिवस, पितृ दिवस, इन संदेशों को आप शुभकामना संदेश इन पे लिखते हैं, है ना, विशेष व्यक्तियों को संदेश देते हैं। ठीक वैसे ही आप किसी के जन्मदिन पर, किसी की सालगिरह पर, कोई कार्यालय में किसी को पद में उन्नति प्राप्त हुई है तो पदोन्नति के लिए उन्हें शुभकामना दी जाती है। किसी को विदाई अवसर पे हम उसको नवीन समय के लिए उसे शुभकामना देते हैं। आपके यहाँ पे कोई परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है तो उसे सफलता की बधाई देते हैं। तो ये जो संदेश होते हैं छोटे छोटे, इन्हें हम शुभकामना संदेश कहते हैं। 5वें नंबर पे हम संदेशों के प्रकार में गिनते हैं शोक संदेश। ये संदेश भी कई बार क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से ना देकर हम एकत्रित रूप में, सामाजिक रूप में इकट्ठा भेज देते हैं। जैसे किसी की मृत्यु पर कोई संदेश दिया जाए या किसी की पुण्यतिथि का संदेश दिया जाता है, ये शोक संदेश कहलाते हैं। 6ठे क्रमांक पे मैं डाल रही हूँ मिश्रित संदेश। अब ये जो संदेश होते हैं ये अगर मैं कहूँ मोटे मोटे रूप से तो आप कह सकते हैं देश से जुड़े विविध विषय हो सकते हैं, वो जब हम उठाते हैं उनसे संबंधित कोई संदेश लिखने के लिए आ जाता है तो उसे हम मिश्रित संदेश के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देखिए, देशभक्ति का कोई संदेश आपको देना है, प्राकृतिक आपदा कोई आ गई है, बाढ़ है, भूकंप है, इनके ऊपर आप कोई संदेश लिखना चाह रहे हैं, कोरोना कोविड-19 जो अभी था तो उस महामारी पर कोई संदेश है। ऐसे संदेश प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इनके माध्यम से हो सकता है, किसी नेता के माध्यम से हो सकता है। तो डेंगू, मलेरिया इनकी रोकथाम के लिए कोई संदेश हो सकते हैं। ये जो संदेश होते हैं इनको आप मिश्रित संदेशों के अंदर रखते हैं, जिन्हें आपको परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि इनकी तरफ से संदेश लिखिए। तो आप देखें इस प्रकार से प्रयोग की दृष्टि से बहुत सारे संदेश हमें देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु आप देख पा रहे होंगे, संदेश लेखन का महत्व क्या है, क्या है इसकी महत्ता, आखिर क्यों लिखवा रहे हैं हमसे ये। तो अगर आपने प्रकारों को अच्छे से जाना समझा होना तो आप बहुत आसानी से कुछ महत्वपूर्ण बातों को पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए, समाज को आपस में जोड़ा कैसे जाए, संदेश के माध्यम से। आप अपने भावों को किसी के सामने आसानी से प्रकट कर सकते हैं अगर आपको संदेश लिखना आता है, क्योंकि कई बार हम आमने सामने बात नहीं कर पाते हैं। अपने समाज को जागरूक बनाने के लिए भी हम इस प्रकार के संदेश लिखते हैं। आप किसी ऑफिस कार्यालय में काम करते हैं तो वहां पर भी छोटे छोटे ये संदेश आपके काम आते हैं। आप लंबे चौड़े पत्र नहीं लिख सकते हैं। और जानिए, एक दूसरे को जानने समझने में बहुत सुविधा हो जाती है जब हम ऐसे संदेश लिखते हैं। आपका छोटा सा संदेश, बधाई संदेश, शुभकामना संदेश, शोक के समय किसी को आपने सिंपैथी के लिए कोई पत्र लिखा है संवेदनात्मक रूप से, तो उससे एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाती है। ऐसे ही निमंत्रण के लिए एक संदेश लिखें, सामाजिक रूप से उसे सबके बीच में आप प्रसारित कर देते हैं। तो बहुत महत्व है संदेश लेखन का, जो कि छोटे स्तर पर काम करता है लेकिन महत्वपूर्ण काम करता है। अब जैसे ही आपने संदेश लेखन का महत्व समझ लिया तो उद्देश्य तो पूर्णतः स्पष्ट हो ही गया। तो हमारा उद्देश्य क्या होने लगा संदेश लेखन से? आप व्यवहारिक रूप से देखिए तो भी उद्देश्य आपको अच्छे से समझ में आएगा, और यदि आप सिर्फ छात्रों की तरह दृष्टि से देखेंगे, आप अपने स्तर पर भी यदि देखेंगे तो भी आपको इसका उद्देश्य समझ में आएगा। तो मैं आपके स्तर से शुरू करती हूँ। छात्रों को
इस लेखन से परिचित करवाना, इससे विधा से अवगत कराना कि कैसे लिखा जाता है संदेश, आपको आना चाहिए। दूसरी बात, आपको कलात्मक रूप से, विवरणात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से कैसे लेखन करना आना चाहिए, ये सीखने के लिए भी ये बहुत अच्छी विधा है आप लोगों के लिए। तीसरा जो उद्देश्य है इस विधा को सिखाने का, शब्द सीमा जब निर्धारित कर दी जाती है तो आप लोग सीखते हैं कम शब्दों में अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे हमने महत्व में जाना है, समाज को प्रेरणा मिलती है संदेश लेखन के माध्यम से, इसलिए इसको लिखवाया जाता है। ठीक वैसे ही लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना भी संदेश का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आप सारे समाज को एक मैसेज दीजिए तो आप सारे समाज को इकट्ठा कर सकते हैं, मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं, और महत्वपूर्ण बातों को भी आसानी से हम एक दूसरे तक प्रसारित करके इसे सीखते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर भी अलग अलग प्रकार के जो माध्यम हैं, ईमेल है, फेसबुक है, इनके जरिए भी हम जब संदेश भेजते हैं ना एक दूसरे को, तो एक संदेश सभी लोगों के बीच फैलने से बहुत आसानी से वो बात जल्दी फैलती है, बहुत आसानी से वो बात सारे लोगों तक पहुंच जाती है। तो आइए अब हम संदेश लेखन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, वो है संदेश लेखन का प्रारूप। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही प्रारूप जैसा आपने पत्र लेखन के लिए सीखा है। एक बार ज़रूर पत्र लेखन विधा को वापस जाकर देखिएगा, उस वीडियो को अच्छे से दोबारा समझ लें, तो आप उन बिंदुओं में से जो बिंदु संदेश लेखन में हैं उनको अलग समझिए, पत्र लेखन में कौन कौन से बिंदु हैं उनको अलग समझिए। तो अंगों के माध्यम से हम इसे सीखेंगे। सर्वप्रथम तो आप एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच मोटे से आप लिखिए संदेश। और अब इसके नीचे आइए, इसके प्रकार हम जो अलग अलग अंग सीखने वाले हैं। सबसे पहला भाग होगा, सबसे पहला अंग है प्रारंभ। प्रारंभ में हम दो चीजें लिखेंगे, एक है दिनांक, दूसरा है समय। याद दिला दूं बच्चों, तो दिनांक के लिए आप लोगों को अलग से दिनांक शब्द नहीं लिखना है। क्या लिखना है? बिल्कुल सीधी सीधी दिनांक लिख देना है। बेहतर होगा आप दिनांक वही लिखें जिस दिन आप परीक्षा के अंदर ये लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक खास चीज ध्यान रखिए, अगर किसी खास दिन की बात हो तो उस खास दिनांक को ही लिखना है। उदाहरणतः आपसे कहा गया है 15 अगस्त, आपसे कहा गया 2 अक्टूबर से संबंधित, या फिर आपसे कहा गया 26 जनवरी से संबंधित, तो ऐसी तिथियों को आपको वैसे का वैसा ही लिखना है। आप अपने मन से कोई काल्पनिक तिथि नहीं लिख सकते हैं। दिनांक के बिल्कुल नीचे आपको लिखना है समय। ठीक वही बात, समय अलग से इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, इस शब्द को सीधा सीधा समय लिखिए। प्रातः 7 बजे, 8 बजे, दोपहर 12 बजे, इस प्रकार से समय लिख सकते हैं आप। कोशिश कीजिए शाम का समय ना ही डालें, सुबह सुबह के ही समय लिखिए। दोपहर 12 बजे से पहले पहले का समय आप उसमें डालिए। ये हुआ प्रारंभ। इसके बाद एक पंक्ति छोड़ दीजिए, आप डालेंगे आप संबोधन। आपको याद होगा हम लोगों ने पत्र लेखन में भी इस संबोधन को बहुत अच्छे से समझा है। औपचारिक रूप से यदि आप कोई संदेश लिखें तो आपको कैसे शब्द लिखना है, जैसे कि महोदय शब्द आपको सिखाया गया वहां पर। अनौपचारिक के लिए आप जो मुख्य शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो है प्रिय या फिर आदरणीय। इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझ लें, देख लें, आपको यही इस्तेमाल करना है। ठीक इसके नीचे हम याद रखें सब लोग, ये सारी चीजें हम बाईं तरफ लिख रहे हैं, सब एक के नीचे एक आ रहा है। जहां पंक्ति छोड़नी थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम कोई पंक्ति छोड़ नहीं रहे हैं, इसके नीचे हम पहुंच रहे हैं मुख्य विषय वस्तु की तरफ। निश्चित ही ये मुख्य विषय है, तो हमें विषयगत तथ्यों पर बिल्कुल बल देना ही है। जो भी विषय आपको दिया गया है उसके बारे में अच्छे से उस चीज को लिखें। समय दिया गया है, उसके अंदर शब्द सीमा दी गई है, उसके अंदर तो आपको पूरी तरह से उसका ध्यान रखना है। 30 से 40 शब्द हैं, 50 से 60 शब्द हैं, तो आराम से 3 से 4 पंक्तियों में आपकी बात आ सकती है। क्या अंतर है पत्र लेखन से, थोड़ा उसकी चर्चा कर देती हूँ। वहां पे हम भूमिका लिख रहे हैं, फिर विषय विस्तार करते हैं, फिर सार समापन करते हैं, 3 अलग अलग अनुच्छेदों में उस बात को कहते हैं। यहाँ आपको एक ही बात को मुख्यतः बिल्कुल सार गर्भित रूप से प्रस्तुत कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी विषय वस्तु होती है। अब तुरंत इसके नीचे आपको लिखना है आपका नाम। जाहिर है ये नाम जो है आपको आपका नहीं लिखना है, आपका नाम है क ख ग।
याद रखिए, इससे पूर्व हम स्वनिर्देश जो पत्र में लिखते हैं वो आपको नहीं लिखना है। ये है प्रारूप। एक बार फिर से देखिए, प्रारंभ में दिनांक और समय, संबोधन में औपचारिक के अंदर अलग शब्द हैं, अनौपचारिक में अलग शब्द हैं। यहाँ पर औपचारिक के अंदर यदि हम पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को इस प्रकार से अगर संबोधित कर रहे हैं तो आपको समस्त देशवासी, समस्त नागरिक इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। नंबर 3 जो अंग है वो है विषय वस्तु, जहाँ पे आप सृजनात्मक रूप से कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप विषयगत तथ्यों के अनुसार ही काम करेंगे। भाषाई शुद्धता आपकी होनी चाहिए और औपचारिक पत्रों में भाषा की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। अनौपचारिक में आप अपने मन से भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। और चौथा बिंदु अंग जिसको आप कह रहे हैं वो है आपका नाम, जहाँ पे आपको लिखना है क ख ग। ये है आपका संदेश लेखन का प्रारूप। जिस संदेश लेखन के प्रारूप को आपने अभी अभी सीखा सुना, उसके अंदर आपको लिखना क्या है और लिखना कैसे है, आइए उन ज़रूरी बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन बिंदुओं को अच्छे से जान समझ लें, जिनके माध्यम से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। कुछ बिंदु यहाँ पर विषय वस्तु से संबंधित होंगे कि विषय वस्तु कैसी लिखी जानी चाहिए, और कुछ बिंदु पूरे के पूरे संदेश लेखन को हम कैसे सुंदर से सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सृजनात्मक कौशल है, तो उसकी चर्चा हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो पहला बिंदु यहाँ पे हमारे पास है कि आप जो भी इसकी लिखेंगे पूरा प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। तो प्रारूप को एक बार वापस अच्छे से देख लें। बीचों बीच होना चाहिए संदेश शब्द, उसके बाद पूरा लाइन से 4 हमारे पास अंग हैं, प्रारंभ, संबोधन, विषय वस्तु और आपका नाम क ख ग। इन चारों को बिल्कुल क्रम से याद रखिए आपको कैसे लिखना है, और ये बाईं तरफ लिखे जाएंगे। बहुत सारे अगर आप किसी और को सुने या पढ़ेंगे देखेंगे तो शायद ये पाएंगे कि समय को उन्होंने दाईं तरफ लिखा हुआ है। मैंने इसे दाईं तरफ नहीं लिखने का सुझाव आपको मैं दे रही हूँ, और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ मैं अभी उसके कारण पर भी आऊँगी, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। दूसरा बिंदु जो मैं इसके अंदर उठा रही हूँ वो है आपका सुंदर लेखन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना भी बताती, लेकिन बहुत ज़रूरी है बताना मेरे लिए, क्योंकि अक्सर ये चीज़ होती है पूरा पेपर आप पता नहीं किसी भी लिखाई में लिखें, लेकिन ये जो चीज़ें हैं 30 से 40 शब्दों में आप कुछ लिख रहे हैं, 50 से 60 शब्दों में आप कुछ लिख रहे हैं, तो लोगों के दिलो दिमाग में वो छप जाए, अच्छे से लिखा हुआ यदि होगा तो परीक्षक आपको अच्छे ही अंक देगा। तो अच्छे अंक के लिए कम से कम रचनात्मक लेखन के इन चारों विषयों को आप सुंदर लिखाई में लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो इसके अंदर आएगा, आपको जो ध्यान रखना है वो है, जैसे विज्ञापन के समय हमने कहा, कोई नारा, कोई स्लोगन, कोई प्रेरक वाक्य, कोई दोहा, कोई श्लोक, जो भी विषय आपको मिला है ना, उस विषय से संबंधित यदि आपको कुछ याद आ रहा है तो ज़रूर लिखिएगा उसके अंदर। मैं इससे अलग हटके एक अलग बिंदु जो इससे मिलता जुलता है लेकिन है अलग, वो क्या है, आपको किसी अच्छे साहित्यकार की कोई चीज़ नहीं याद आ रही, आपको कोई प्रेरक वाक्य नहीं याद आ रहा जो कि बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, तो ऐसे में आप अपनी सृजनात्मकता दिखाइए। आखिर है ही सृजनात्मक लेखन, तो अपनी लिखी हुई काव्य पंक्तियां भी आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अगला बिंदु है हमारे पास में कि आपका ये जो संदेश लेखन है ना, बिल्कुल सीधा सरल होना चाहिए। सीधी सी बात, सरल होना चाहिए, पढ़ने में बहुत आसान, सुगमता से समझ में आने वाला, अच्छी सुबोध भाषा होनी चाहिए। छोटे वाक्य आपके हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बनावटी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब भारी भरकम शब्दों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे सुंदर शब्द जो मिठास से भरे हों, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कीजिए। देखकर कि आप औपचारिक लिख रहे हैं या अनौपचारिक लिख रहे हैं, उसके आधार पर तय कर लीजिए, ठीक है। अगला खास बिंदु है हमारे पास में, वो है संक्षिप्त होना चाहिए आपका ये जो संदेश लेखन है। जाहिर बात है सार गर्भित भाषा ही इसके अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण विषय आपको मिला है वही इस्तेमाल होना चाहिए पूरी इस विषय वस्तु के अंदर। ये जो बिंदु है विषय वस्तु से संबंधित बिंदु हो रहा है हमारे पास। ये पत्र की तरह बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 3 से 4 पंक्तियां यानी 40, 50, 60 शब्दों के अंतर्गत, ठीक है। आगे जो हमारा बिंदु है, इसे हम सृजनात्मक लेखन के आधार पर यदि बात करें तो वो बिंदु है यथासंभव चित्र बनाएं। मैं याद दिला दूं, विज्ञापन लेखन के समय भी ये बात मैंने कही थी
बहुत सारे लोगों को लगता है चित्र बनाना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आवश्यक भले ही वो ना हो पर आकर्षक तो ज़रूर होता है, उसका लाभ भी आपको ज़रूर मिलता है। देखिए, अगर किसी ने कोई अच्छा सा संदेश लिखा है लेकिन उसके अंदर मात्राओं की गलतियां हो गई हैं, ठीक उसी समय आप उसके अंदर एक चित्र भी बना देते हैं, तो ऐसे में परीक्षक एक पल के लिए रुककर ज़रूर सोचेगा मैं इसे 4 नंबर दूं या 4.5 नंबर दूं, तो वो निश्चित ही 4.5 पे तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसे पता है आपने अपनी कला का प्रदर्शन भी वहाँ पर किया है। यानी चित्र का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, आप बहुत अच्छे कलाकार नहीं हैं, आप बहुत अच्छे चित्रकार नहीं हैं, तो क्यों करें? तो परेशान मत होइए। आप लोगों को विज्ञापन लेखन के समय भी बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई गई थी कि लंबे चौड़े चित्र बनाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। आप उस विषय से संबंधित जो भी आपको मिला हुआ है ना, उससे संबंधित किसी भी प्रकार का चित्र बना सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपको किसी को शुभकामना संदेश देना है, तो फूल बनाना तो आता है आपको, गुलदस्ता बनाना तो आता होगा छोटा सा, कोई सफलता प्राप्त की है किसी ने, तो आप एक लक्ष्य भेदन के लिए जो एक साधारण चीज़ें होती हैं वो चीज़ बना सकते हैं आप। तो कोशिश करें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं साधारण रूप से बना सकता हूँ। ज़रूर बनाइए उस चित्र को। अब आइए वो बिंदु पे जो मैंने ऊपर कहा था ना कि मैंने दाईं तरफ क्यों नहीं लिखवाई आपसे ये जो समय हम लिख रहे हैं। तो असल में ये जो थोड़ी सी जगह हम बचाना चाह रहे हैं, इस थोड़ी सी जगह में हम इस चित्र को बनाएं। आकर्षक लगेगा, आपकी सृजनात्मकता दिखेगी, आपकी रचनात्मकता दिखेगी, आपका कौशल दिखेगा, निश्चित ही अंकों की प्राप्ति ज़्यादा होगी। इसी के साथ हम आगे चलें, रंग से लिखिए। बिल्कुल संदेश लेखन वैसे ही जैसे विज्ञापन लेखन के समय हमने बात की, इसे भी आप वैसा ही करें। अलग अलग पंक्तियां आपको लिखनी है, सीधी सीधी लिखनी है, तो आप रंग बदल के लिख सकते हैं। जैसे कि आप विषय वस्तु जो है ना वो एक अलग रंग से लिख दीजिए, बाकी चीज़ें आप किसी अलग रंग से लिख दीजिए। हरा रंग छोड़ दीजिए, लाल रंग छोड़ दीजिए, इसके अलावा दूसरे रंगों का इस्तेमाल आप कीजिए। ठीक है। अगला बिंदु, एक खास बिंदु जो मैंने प्रारूप के लिए भी आपको पहले कह दिया है, वो यहाँ पे भी प्रस्तुत करूँगी। एक फ्रेम बनाइए आप अपने पूरे इस संदेश लेखन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है इसे फ्रेम के अंदर रखना। एक पूरा फ्रेम, व्यवस्थित फ्रेम। विज्ञापन के अंदर फ्रेम की जो स्थिति थी वो ये थी कि आप उसे कैसा भी लिखें, आप फूल के अंदर भी बना सकते हैं, आप पत्ते के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन संदेश में ऐसा कुछ नहीं है। संदेश में सीधा सीधा एक बॉक्स होना चाहिए, उसी के अंदर आपको संदेश लिखना है। अगला खास बिंदु, भाषा की तरफ अगर जाएं, सिर्फ हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें। आपका जाना पहचाना बिंदु, मैंने इसलिए वापस कहा कि आप इसके अंदर भाषाई दक्षता जो है वो औपचारिक भाषा में तो बहुत ज़रूरी है ही, पर उसके बावजूद ध्यान दें कि आप लोग हिंदी के ही शब्द इस्तेमाल करें, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल हिंदी के इस संदेश लेखन में ना ही करें। कम ही शब्द हैं तो उन कम शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा के करीब रखें। भाषा संस्कार का ध्यान बिल्कुल रखें, उससे बाहर यदि आप जाते हैं तो अंकों में कटौती होगी। एक और ख़ास बात, विज्ञापन के समय हमने बात की थी उसके लिए, यदि कभी ऐसा हो जाए कि आपको बिल्कुल हिंदी का वो शब्द याद नहीं आ रहा है, तो अंग्रेजी के उस शब्द को लिपि में देवनागरी में लिखिए, आपका काम थोड़ा आसान हो सकता है, तो बेहतर होगा। अगला खास बिंदु याद रखें, ध्यान रखें, वो है शब्द की सीमा। बताना इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि इस प्रश्न के लिए सबसे पहले ऊपर ही आ जाएगा कि इतने शब्दों के अंदर लिखिए। अक्सर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा सोचकर अपने हिसाब से हम लिख देते हैं। देखिए, 5 या 10 शब्दों के कम या ज़्यादा होने से निश्चित ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपसे 30-40 शब्द कहे गए तो आपने अगर 100 शब्दों का कोई लिख दिया संदेश, तो नंबर ज़रूर जाएंगे। तो प्रयास करें कम शब्दों में लिखें। संदेश लेखन करते समय इन सारी ज़रूरी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप एक बहुत ही सुंदर संदेश परीक्षा के अंदर लिख पाएंगे, जो परीक्षक को सहज ही आपकी तरफ आकर्षित करेगा, अच्छे नंबर देने के लिए प्रेरित करेगा। अब देखिए फटाफट हम संदेश लेखन के लिए विविध विषय कैसे हो सकते हैं उनके ऊपर भी एक अवलोकन करते हुए चलें। ये रही उन विषयों की एक सूची। मैं आशा करती हूँ कि इस विस्तार को सुनने, समझने, देखने के पश्चात जब आप अभ्यास करेंगे तो आप एक बहुत सुंदर संदेश लिख पाएंगे परीक्षा के अंदर। सभी को शुभकामनाएं।
शुभ दिन। आज के लिए भी फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।